हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे भूकंप के बारे में। आइए देखते हैं भूकंप क्या होता है। पृथ्वी के भीतर दोस्तों में अचानक हलचल होने की वजह से ये हमें देखने को मिलता है और इस हलचल से भूकंपी तरंगे पैदा होती हैं जो जमीन की सतह को हिला देती हैं या उस पे कंपन उत्पन्न करती हैं। देखिए जो भूकंप है, भूकंप की वजह से जमीन हिलने के साथ-साथ भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियां भी हमें देखने को मिलती हैं। देखिए जो भूकंप होता है, भूकंप जहाँ पे पृथ्वी के धरातल के नीचे जहाँ से ये उत्पन्न होता है, जो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं भूकंप केंद्र या भूकंप मूल। उसे फोकस के नाम से जानते हैं और फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एपिसेंटर की स्थिति हमें देखने को मिलती है। एपिसेंटर अर्थात अधिकेंद्र, भूकंपीय अधिकेंद्र। भूकंपीय अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहाँ पे पृथ्वी के भूपर्पटे पे सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग को दर्ज किया गया रहता है। वो होता है भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो ये जो दो मुख्य स्थान होते हैं भूकंप के बारे में, वो जो एक जहाँ पे सबसे पहले वो उत्पन्न होता है और ऊपर जहाँ पे सबसे पहले उन तरंगों को दर्ज किया जाता है। आगे हम देखते हैं जो भूकंप होता है, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वह भूकंप के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी कहते हैं। देखिए भूकंपीय तरंगों के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो भूकंपीय तरंगे हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली तरंग है पी तरंग, दूसरी तरंग है एस तरंग, व तीसरी तरंग है एल तरंग। आइए इन तीनों तरंगों के बारे में एक-एक करके हम अध्ययन करते हैं, पी तरंग, एस तरंग व एल तरंग के बारे में। आइए पी तरंग के बारे में देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो पी तरंग है इन्हें प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। ये भूकंपीय तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपिसेंटर पे सबसे पहले पहुंचती हैं। क्योंकि इनकी गति सर्वाधिक होती है, इस वजह से एपिसेंटर पे बहुत पहले पहुंचती हैं। इनकी जो गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे सॉलिड व लिक्विड दोनों माध्यमों में गति कर सकती हैं, अर्थात ये ठोस व द्रव जो चट्टानें होंगी पृथ्वी के धरातल के अंदर, उन दोनों माध्यमों में ये गति करती हैं। आगे देखते हैं हम दूसरी तरंग के बारे में जिसे हम एस तरंग के नाम से जानते हैं। जो एस तरंग है इसे हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और ये तरंगे सिर्फ सॉलिड यानी ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं। ये लिक्विड या तरल माध्यम में गति नहीं करती हैं, अर्थात पृथ्वी के धरातल के अंदर हम जाएं तो जिस परत में यदि जो परत हमें यदि लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है या फिर तरल अवस्था में मिल रहा है, वहां पे जो इस तरंगे हैं ये क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इस तरंगे इनकी गति जो होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और जो छाया क्षेत्र की बात करें कि भूकंपीय छाया क्षेत्र किसका सर्वाधिक होता है, तो वो होता है इस तरंग का। आगे देखते हैं हम तीसरी तरंग के बारे में। जो तीसरी तरंग है इसका नाम है एल तरंग। एल तरंग की विशेषताएं हैं कि इसे लॉन्ग पीरियड वेव या सरफेस वेव भी कहा जाता है। ये तरंगे एपिसेंटर पे सबसे आखिरी में पहुंचती हैं क्योंकि इनकी गति जो होती है सबसे कम होती है, इस वजह से ये आखिरी में पहुंचती हैं। देखिए जो सभी तरंगे हैं इनमें सबसे विनाशकारी तरंग हमें माना जाता है एल तरंग को, क्योंकि ये लॉन्ग वेव है और ये होता है इनका वेवलेंथ जो होता है बहुत बड़ा होता है। लंबा होने की वजह से सरफेस पे ये सर्वाधिक विनाशकारी रूप धारण कर लेता है। पी और एस वेव जो है पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगे जिग जैग वेग में। तो जिग जैग वेग में बढ़ने का मतलब है कि वेवलेंथ बहुत अधिक हो जाता है, इस वजह से ये पृथ्वी के धरातल पे बहुत अधिक उथल पुथल मचाती है। तो आइए हम देखते हैं भूकंपीय क्षेत्र के बारे में कि पूरे विश्व को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आगे देखते हैं हम इसमें देखते हैं ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप और इधर आ गया एशिया व ऑस्ट्रेलिया। इन सभी महाद्वीपों व महासागरों, प्रशांत महासागर व ये अटलांटिक व हिंद महासागर, इन सबको लेकर के जो भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 3 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है पूरे विश्व को। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रशांत महासागर का सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो पेटी है, ये सबसे बड़ी पेटी है।
जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, ये जो पूरे भूकंपीय क्षेत्र का है, 63% भूकंप यहाँ पे आता है। ये हमें देखने को मिल जाएगा इधर पूर्वी रूस से लेके कैलिफोर्निया द्वीप हो जाए, या फिर उधर से आते इधर दक्षिणी कोरिया हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, न्यू गिनी द्वीप समूह, और फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होते-होते फिर इधर दक्षिण अमेरिका से देखें तो चिली, पेरू, मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा और अलास्का तक ये श्रेणी फैलकर जाती है। और इसमें ये सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है पूरे विश्व का, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। आगे देखते हैं हम मध्य अटलांटिक पेटी या मिड अटलांटिक बेल्ट। ये जो है यहाँ पे विश्व का 16% भूकंप क्षेत्र है। ये आइसलैंड से स्टार्ट होके अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये जो है पूरे विश्व का यहाँ पे 21% भूकंप दर्ज किया जाता है, और ये हो जाता है यहाँ से म्यांमार से लेकर के हिमालय होते होते ये जाता है भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर के साथ साथ ये यूरोप में आल्प्स पर्वत तक भी ये पेटी गई है। फिर इसमें अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग आ जाता है, लाल सागर आ जाता है, यानी जो अरब प्रायद्वीप है इसके भी भूकंपीय क्षेत्र इस मध्य महाद्वीपीय पेटी में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये रहे तीनों तीन क्षेत्र हैं भूकंपीय क्षेत्र। इसमें सबसे बड़ा हो गया प्रशांत महासागरीय पेटी, इससे बड़ा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी जिसमें 21% भूकंप क्षेत्र शामिल है। वो मध्य अटलांटिक पेटी, इसमें जो है 16% भूकंप क्षेत्र शामिल है। इसमें देखिए जो ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, ये पेटी प्रशांत महासागरीय पेटी में जो जापान देश है इसकी स्थिति और नाजुक है। ये जो है तीन प्लेटों के बिल्कुल मिलन बिंदुओं पे स्थित है। इसमें हो जाता है यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट व इसके नीचे एक है छोटी सी प्लेट है फिलीपींस प्लेट। इन तीनों प्लेटों के बाउंड्री पे या कहें कि किनारे पे स्थित होने की वजह से इन तीनों के मूवमेंट के कारण यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं। यहाँ पे जापान में लगभग प्रति वर्ष 1500 भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं। तो ये जो है सर्वाधिक कहें कि नाजुक स्थिति में है। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं भूकंप के आने वाले कारण, यानी भूकंप किन किन कारणों से आता है। तो इसमें शामिल हो जाता है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट बहुत तीव्र गति से बहुत विस्फोट के साथ होता है तो उसकी वजह से भी जो भी चट्टानें होती हैं वहां की, या जो प्लेटें हैं, जो प्लेटों में कंपन होता है तो उसके साथ ही सभी चट्टानों में भी कंपन देखने को मिलता है, तो हमें भूकंप का अनुभव होता है। फिर दूसरा है कि हिमखंडों के खिसकने से, जैसे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों से जब हिमखंड जलवायु दशाओं के बिगड़ने की वजह से जब खिसक के नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा ही आवाज होता है और दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से भी हिमखंडों के खिसकने की वजह से भी भूकंप कभी कभी आ जाता है। जब बहुत विशाल मात्रा में हिमखंड या हिम के भाग जब टूट के गिरते हैं नीचे की तरफ तो हमें भूकंप का अनुभव होता है। फिर है कि पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से, तो जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, सारी महाद्वीपीय प्लेटें हैं या महासागरीय प्लेटें हैं, तो इन प्लेटों के मूवमेंट या इनके गति करने से इनके अभिसरण व अपसरण के गति के कारण इनमें टकराहट होती है, और इन्हीं टकराव के कारण उत्पन्न होने वाले कंपन से हमें भूकंप का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये सारे कारण हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।